जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि प्रीवियस ईयर श्रृंखला में दोस्तों हम सब जो आपके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए थे 2022-23 उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ हम सब जो आपके ऑफलाइन मोड पेपर हुए थे 2011 से उसको भी कवर कर रहे हैं। हमने जो आपका 2011 का पेपर हुआ था उसको कवर कर चुके हैं, 2012 का जो पेपर हुआ था उसको भी कवर कर चुके हैं। आज हम सब जो पेपर कवर करेंगे 2013 का करेंगे, जो कि आपका पेपर का डेट थी दोस्तों 28 जुलाई 2013। इसमें हम सब आज CDP को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का वीडियो और PDF उपलब्ध कराया जाएगा, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, और दोस्तों उसके साथ हम प्रैक्टिस शीट भी आप सबके लिए डेली उपलब्ध कराते हैं। और जितने भी क्लास कराएंगे दोस्तों उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सीटेट एग्जाम में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो प्रीवियस ईयर होता है। प्रीवियस ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों क्योंकि जो आपका सीटेट एग्जाम होता है वो आपके तर्क शक्ति पर होता है। तर्क शक्ति पे कहने का तात्पर्य यही है कि उसमें क्वेश्चन जो है घुमा के पूछता है। सारा क्वेश्चन दोस्तों सब लैंग्वेज का खेल होता है। अगर आप सीटेट में लैंग्वेज को समझ गए आपके लिए सीटेट बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जब बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं तो होते हैं इसके लैंग्वेज को लेकर। तो दोस्तों इसके लिए लैंग्वेज आप तभी समझ पाएंगे जब कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा तो है नहीं कोई चीज़ आप एक बार, ऐसा भी कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, कोई क्वेश्चन आप पढ़ते हैं एक बार में उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते क्या पूछ रहा है, लेकिन आप 2 बार 3 बार जब उसको रिवाइज करते हैं तुरंत समझ जाते हैं क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। इसीलिए दोस्तों सीटेट में आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि हर क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ जाएँ कि सीटेट में किस तरीके से घुमाता है। अब चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे हम सब क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं बाल विकास या शिक्षा शास्त्र। इसमें दोस्तों 30 नंबर के आते हैं, 30 नंबर 15 नंबर में आपका शिक्षण आता है और 15 नंबर आपके आते हैं बाल विकास से। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें है, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन है वर्णन करना, अंतर करना, पहचान करना या फिर वर्गीकृत करना। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अंतर करना। दोस्तों इसका राइट आंसर है अंतर करना। अगर हम सब इसकी और बात करें तो जैसे आपका होता वर्गीकरण करना, विभेद करना, अंतर करना, ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? यह आपके संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, राजेश अति लोलुप पाठक है दोस्तों। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे खाली जगह के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन है आंतरिक रूप से अप्रेरित शिक्षा, या फिर तथ्य आधारित शिक्षार्थी, या फिर शिक्षक अप्रेरित शिक्षार्थी, या फिर आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो दोस्तों इसमें देखो जो राजेश है वो अंदर से जागृत है, अंदर से खुद से वो आंतरिक शिक्षा है दोस्तों। वह उसे कोई नहीं बोल रहा है कि आप पढ़ो, वह खुद से अंदर से अपने आप से जागृत है। वह पुस्तक पढ़ने में बहुत तत्पर है, पुस्तकालय जाता है वहाँ पे भी पुस्तक पढ़ता रहता है। तो यह दोस्तों उसके अंदर से जागृत है। अगर हम आंतरिक शिक्षा की बात करें तो जैसे भी किसी बालक का एग्ज़ाम है, सुबह एग्ज़ाम है और रात में 4 बजे 3 बजे 2 बजे उठ के पढ़ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके घर वाले भी नहीं बोलेंगे अब तुम 2 बजे उठ के पढ़ो, 1 बजे उठ के पढ़ो, तो है नहीं, क्योंकि वह उसको एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, तो वह अंदर से जागृत है कि हमको पास होना है और हमको पढ़ना है। तो यह दोस्तों ऐसी जो प्रक्रिया होती है वह आंतरिक रूप से अप्रेरित शिक्षार्थी कहे जाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ जो अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे पर खोज करने की अनुमति दी जाए तो वह संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा खाली जगह कि उनकी अप्रेरणा का कारण करते हैं। किस अप्रेरणा की कारण करते हैं उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने
कक्षा के साथ संबंध होने या फिर कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अपनी उपेक्षा को कम करने में। दोस्तों क्योंकि जो उसमें कह रहे हैं कि खोज करने की अनुमति दी जाए तो संतुष्ट हो जाते हैं, खुद से बहुत ज़्यादा खोज करने का प्रयास करते हैं, और जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो व्यथित हो जाते हैं। तो वह अपनी जो उनकी उपेक्षा है उसको कम करने के, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए अफ्रीड़ा का करें, उनके अफ्रीड़ा के कारण करते हैं, किसके कारण, अपनी उपेक्षा के को कम करने। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को खाली जगह के योग्य बनाती है। दोस्तों किसके योग्य बनाती है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। सेकंड ऑप्शन है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखने से। या फिर अगला ऑप्शन है विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। या फिर डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहे कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। मानव बुद्धि में विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता के योग्य बनाती है। दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बी ऑप्शन है विकास और सीखना समाज संस्कृति संदर्भ में अप्रभावित रहते हैं। या फिर सी ऑप्शन है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। या फिर डी ऑप्शन है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही है उसको आपको बताना था। इसमें जो कि आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि खेलना संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। दोस्तों खेलना जो है बालक जो सीखते हैं दोस्तों, खेल खेल में बहुत ज़्यादा सीखते हैं। क्योंकि अभी आप छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे को कोई चीज़ आप रटाएंगे तो नहीं रट पाएगा, नहीं याद कर पाएगा। लेकिन अभी उसे खेल के माध्यम से कोई चीज़ उसे आप खिलाएं या फिर कोई कहानी बताएं, किस्सा बताएं, तो वह बहुत अच्छे से सुनेगा और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करता है। इसलिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसमें जो करें बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। दोस्तों किसके बारे में, विकास में आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में क्या सही है। पहला ऑप्शन जो है कह रहे हैं आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के में 50% का योगदान देते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है समय और पौत्रिक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। अगला ऑप्शन है सी आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। या फिर डी ऑप्शन है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। दोस्तों इसमें कि जो कि आपका राइट आंसर होगा, कह रहे हैं कि ऑप्शन आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित क्या सत्य। सत्य यही है दोस्तों कि समवयस्कों और पैतृकों जेन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब यहाँ पे अगर हमसे बात करें तो दोस्तों बालक के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन समवयस्क और पैतृक के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सामाजिकरण है क्या है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक पढ़ाए गए के बीच में संबंध, या फिर समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या फिर समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो सामाजिकरण क्या है दोस्तों, सामाजिकरण जो आपका है इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो यही आपका सामाजिकरण का यही मतलब होता है सोशलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, समाज के साथ चलना। दोस्तों समाज जिस समाज के साथ हमको अपने आप में आपको परिवर्तित करना। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ समाज में करना चाहिए हम वो चीज़ ना करें, या फिर समाज के हम विपरीत कोई काम करें, तो ये समाजीकरण नहीं कहलाता है। तो समाजीकरण वही कहलाएगा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन करें, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। दोस्तों तो ऑप्शन है पहला
शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, या फिर शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, या फिर सी ऑप्शन है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, या फिर डी ऑप्शन है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो इसमें कि जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना। क्योंकि दोस्तों जो पीटी खेल का शिक्षक है क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण सुधारना चाहता है। किसका सुधारना चाहता है दोस्तों? जो क्षेत्र रक्षण को सुधारना ही चाहता है तो उसका ज़्यादा अभ्यास कराएगा, तभी तो क्षेत्र रक्षण जो है उसमें सुधार आएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ऑप्शन पहला है तर्कसंगत को, आत्मसात को, निर्माण को, या फिर संक्रियाकरण को। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आत्मसात को करेंगे, परिप्रेक्ष्य को विकसित करेंगे। किसका? आत्मसात को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को खाली जगह का कर लिया है दोस्तों। अंगीकार कर लिया है, समायोजित कर लिया, अनुकूलित कर लिया, या फिर समुचितता कर लिया है। तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जो सीता है वह दाल और चावल को मिलाकर खाना सीख लिया है। तो उसमें कह रहे हैं जो उसकी स्कीमा है दाल चावल खानों में क्या कर लिया है। तो इसका जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर अनुकूलित कर लिया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले खाली जगह है दोस्तों। करें कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के तीतंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। ऑप्शन है पहला संदर्भगत, या फिर दूसरा ऑप्शन है अवयवभूत, या फिर तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, चौथा ऑप्शन है अनुभाविक। दोस्तों तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक होगा दोस्तों। सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के तीतंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। किस पे बल देता है उसको आपको बताना है। शिक्षार्थियों को अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, या फिर डी ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यता पर। जो हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि के सिद्धांत है दोस्तों वह बल देता है किस पे? प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यता पर बल देता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। करें कि थ पैच ध्वनियाँ हैं दोस्तों। थ पैच ध्वनियाँ कैसी ध्वनियाँ है? पहला स्वनिम है, रूपम है, लेखिम है, या फिर शब्दिम है। तो थ पैच ध्वनियाँ कैसी है दोस्तों? जो कि इसका आंसर आपको बताना है। इसमें दोस्तों थ पैच जो ध्वनियाँ हैं वह आपके स्वनिम है दोस्तों। थ पैच ध्वनियाँ आपके स्वनिम है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए उसको आपको बताना है। किसके लिए? जेंडर रूढ़िवादिता को। तो पहला ऑप्शन है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। लड़के लड़कियों को एक साथ अप्रारंभिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, या फिर अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, या फिर कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो इसमें जेंडर रूढ़िवादिता की बात करें उससे बचने के लिए एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि ऑप्शन पहले देख लीजिए क्या नहीं हो सकता। तो जैसे सी हो गया, डी हो गया, ए हो गया, आप नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ लड़कों को प्रोत्साहित करें, या फिर अच्छा लड़की लड़की कहकर उनको, लड़का लड़के कहकर उनको अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए भी नहीं। जो उसमें सही होगा वह होगा बी, क्योंकि लड़के लड़कियों के एक साथ अप्रारंभिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तो किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि लड़का है इसे हम ये काम करें, ये लड़की है इसे यह काम करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। ये सब आपका जेंडर से समस्याएं होती हैं। तो
ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जिसे अभी लड़कियों का काम देखो तो कहते हैं लड़कियों का काम है खाना बनाना और लड़कों का काम है सब्जी लाना मार्केट से। ये तो दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता हुआ। ऐसा नहीं लिखा गया कहीं पे, यह नहीं आपको लिखा मिलेगा कि खाना बनाने का काम सिर्फ लड़कियों का है। खाना बनाने का काम लड़कों का भी है, लड़कियों का, दोनों लोग का है, ऐसा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। दोस्तों विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, या फिर बी ऑप्शन है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, या फिर सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को निष्पादन और योग्यता को सम्मान करने के लिए, या फिर डी ऑप्शन है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो इसमें आप जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों ये दोस्तों इसमें जो पूछ रहा है, कह रहे हैं विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो यह समझने के लिए आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। किसके लिए दोस्तों, शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार से सहयोग उपलब्ध करा सकता है। पहला ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर के पाठचर्या का अनुगमन करना, या फिर बी ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के उनके अवसर उपलब्ध कराना, या फिर सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, या फिर डी ऑप्शन है लास्ट धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस प्रकार से सहयोग करने से बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों कभी भी जो आपकी शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, शिक्षण कार्य होना चाहिए, वह शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, वह बाल केंद्रित होना चाहिए। यह दोस्तों बालक के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना चाहिए और शिक्षार्थियों को सीखने में उनको अवसर उपलब्ध कराएं। ऐसा नहीं कि कोई बालक कुछ पूछना चाह रहा है उसे आप ना पूछने दें, उसे पूछने की अनुमति ना दें। आप जो आप कहना चाह रहे हैं खुद से कहें। इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए। यह आपके बालक के खिलाफ होता है, उसे सीखने में बाधक पहुँचाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन खाली जगह पर बल देता है। किस पे बल देता है उसको आपको बताना है। पहला है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, या फिर बी ऑप्शन है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, या फिर सी ऑप्शन है सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या फिर डी ऑप्शन है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर दोस्तों आपका सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं विद्यालय आधारित आकलन। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, या फिर बी ऑप्शन है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। दोस्तों विद्यालय आधारित आकलन कैसा उसको आपको बताना है। अगले सी ऑप्शन पे चलते हैं। कह रहे हैं सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों के प्रति प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या फिर डी ऑप्शन है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो दोस्तों जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसमें जो पूछ रहा है वह यही कह रहा है विद्यालय आधारित आकलन है। दोस्तों विद्यालय आधारित आकलन जो आपका है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो ऑप्शन आपका डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीखने की तत्परता खाली जगह की ओर संकेत करता है। दोस्तों सीखने की तत्परता जो है किसकी ओर संकेत करता है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है थार्नडाइक की तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का समान योग्यता स्तर, या फिर सीखने के सत्यातक में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर, या फिर सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्टि
करने। तो दोस्तों जो कि इसमें कि आपका राइट आंसर होगा सीखने की तत्परता दोस्तों किसकी ओर संकेत कर रहा है, तो सीखने की जो तत्परता है वह आपका संकेत करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा इसमें। सीखने की, एक मिनट दोस्तों, सीखने के सत्यातक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या करना सबसे उचित होगा। दोस्तों आप एक शिक्षिका है, उसके कक्षा में कुछ विकलांगता वाले बच्चे हैं, आप एक टीचर होने के नाते क्या करना सबसे उचित होगा उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन जो दिए गए पोलियो ग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। जो दूसरा ऑप्शन है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। या फिर सी ऑप्शन है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। या फिर डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में कह रहे हैं दोस्तों मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो दोस्तों जो कि आप एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका होगा क्या करना सबसे उचित होगा, तो दोस्तों यही होगा कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। अपनी बैसाखी के सहारे से खेल के मैदान में जा सकते हैं और वहाँ पे खेल को खेल सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, उसको खेल सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। तो आपका डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले खाली जगह कह रहे हैं कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। पहला है सांस्कृतिक कारण, दूसरा है सेरेब्रल डिस्फंक्शन के कारण, या फिर चौथा है संवेगात्मक विघटन, या फिर चौथा ऑप्शन है व्यवहारगत विध्वंस। तो दोस्तों इसमें कि जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों सांस्कृतिक कारक। जो सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसके कारण दोस्तों अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें एक समावेशी विद्यालय, तो पहला ऑप्शन जो गया है करें शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। या फिर बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। या फिर सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। या फिर डी ऑप्शन है विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो दोस्तों समावेशी विद्यालय का क्या मतलब होता है उसको आपको बताना है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। दोस्तों समावेशी विद्यालय का यही मतलब होता है कि आप उसकी क्षमताओं की परवाह ना करें, सभी को एक साथ लेकर पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करें प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को पहला ऑप्शन है अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते, या फिर ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। या फिर सी ऑप्शन है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। या फिर डी ऑप्शन है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होते हैं दोस्तों को, तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक हैं जब वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो जो उनसे छोटे बच्चे हैं जो कम प्रतिभाशाली हैं वो भी उनको देख कर उस बालक को देखकर अच्छा करने का प्रयास करेंगे। वही कह रहे हैं कि अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले खाली जगहें करें कि कारण प्रतिभाशीलता होती है, तो किसके कारण होती है। मनोसामाजिक कारकों, अनुवांशिक रचना, या फिर वातावरणीय प्रेरणा, या फिर बी और सी का संयोजन। तो दोस्तों जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बी और सी के संयोजन। अनुवांशिक रचना और दोस्तों वातावरणीय प्रेरणा दोनों के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है।
तो पहला ऑप्शन जो है कह रहे शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना। बी ऑप्शन है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, या फिर सी ऑप्शन है निरंतर गृह कार्य देते रहना, या फिर डी ऑप्शन है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना है कि क्या सीखना और कैसे सीखना, तो यह उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। गतिक कौशल्य में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? ऑप्शन है गतिक कौशल्य की बात कर रहे हैं, ऑप्शन पहला डिस्फेजिया, या फिर बी ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया, या फिर सी ऑप्शन है डिसकैल्कुलिया, या फिर डी ऑप्शन है डिसलेक्सिया। तो दोस्तों जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, गतिक कौशल की बात कर रहे हैं तो गतिक कौशल में आपका किससे संबंधित है? यह डिस्प्रेक्सिया से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अधिगम निर्योग्यता खाली जगह है। पहला ऑप्शन है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, या फिर एक स्थिर अवस्था है, या फिर एक चर अवस्था है, या फिर डी ऑप्शन है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करें। तो अधिगम निर्योग्यता क्या है दोस्तों, उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक चर अवस्था है। जो अधिगम निर्योग्यता है दोस्तों वह एक चर अवस्था होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों खाली जगह पहले है कि अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं दोस्तों, कौन से चरण हैं? पहला है परिणामों की आशा करना, या फिर बी ऑप्शन है समस्या की पहचान, या फिर सी ऑप्शन है समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, या फिर डी ऑप्शन है संभावित युक्तियों की खोजना। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा परिणामों की आशा करना। तो दोस्तों जो इसमें की राइट आंसर है परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान के प्रक्रिया के चरण हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों परिणामों की आशा करना, इसके अतिरिक्त दोस्तों और सभी आपके समस्या समाधान के प्रक्रिया के चरण हैं। समस्या की पहचान करना, अभी किसी समस्या के समाधान करना है तो हम सबसे पहले पहचान तो करेंगे समस्या क्या है। समस्या के छोटे छोटे हिस्से में बांटना और संभावित युक्तियों की खोजना, तो यह सब आपके समस्या समाधान के चरण हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें एक शिक्षक को पहला ऑप्शन है व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, या फिर सी ऑप्शन है शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए, या फिर डी ऑप्शन है जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तो परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण हो सकता है दोस्तों जो सीमा है वह A ग्रेड प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक है, लेकिन वह जब परीक्षा हाल में पहुंचती देखती है परीक्षा शुरू हो जाता है और वह घबरा जाती है। तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसका क्या कारण हो सकता है उसको आपको बताना है। करें शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, या फिर शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, या फिर डी ऑप्शन है निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है, वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण होगा, मुख्य कारण यही तो होगा कि आपका शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। अभी एकाएक वह देखी परीक्षा हाल में गई, देखी परीक्षा हो रहा है शुरू हुआ है, तो वह मतलब कि एक आकस्मिक जो संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पा रही है, तो यही समस्या होगी, यही कारण है आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज कवर किए आपका जो 28 जुलाई 2013 को पेपर हुआ था
अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे हम फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।